Okay, good morning. Good morning everyone. Today we are going to touch the syllabus of class 10. मतलब आज हम लोग फाइनल टच करने जा रहे हैं और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस पहले चैप्टर, आपको पता है कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनल्स इन यूरोप, और इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसको 3 पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज एक पार्ट में हम ये कुछ टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट और अगले दिन अगले बार, मतलब 3 क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। तो करना क्या है, ध्यान देना, ये सारे टॉपिक को मैंने लिखा है जो क्या मैं डील करने जा रहा हूँ, तो पूरा अटेंशन को पे करना, ध्यान देना, टॉपिक को समझने की कोशिश करना, और उसके बाद अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, हमारा अपना नोट्स, तो आप हम लोगों को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, अवेलेबल हम लोग करवा देंगे। तो चलिए आज हम लोग चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आपने देखा होगा क्लास 9 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, जिसमें लुईस 16 के बारे में आपने डिस्कस किया होगा कि 1774 में लुईस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बन गया था। बॉर्बन डायनेस्टी का सोच कंजर्वेटिव थे, कैसे अपने सोसाइटी को 3 स्टेट में बांटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, और क्या क्या प्रॉब्लम उसने जनरेट किया था, ये सब हम लोगों ने 9th में डिस्कस कर लिया है। तो 10th में हमारी कहानी शुरू होगी यहाँ से, इस पॉइंट से। तो देखो सबसे पहले वर्ड है नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म का मतलब डिवोशन टुवर्ड आवर नेशन, मतलब राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो अपने अंदर समर्पण की भावना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा पेंटिंग। तो आपने पेंटर का नाम सुना है, फ्रेडरिक सोरियो का नाम सुना है, जो कि फ्रेंच का आर्टिस्ट था, और 1848 में उसने एक पेंटिंग बनाया था, जिस पेंटिंग का नाम क्या था, पैक्ट बिटवीन द नेशन। उस पेंटिंग के अंदर एक स्टैचू को दिखाया गया था, जिस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। आपने देखा था कि दैट स्टैचू कैरी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन अनदर हैंड। उसके सामने बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल। अब बाबू मेरे ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो आपने 2 वर्ड देखा होगा, एरिस्टोक्रेट एंड ऑटोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है वेल्दी पीपल, और ऑटोक्रेट का मतलब होता है मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब हु डिडंट फॉलो एनी टाइप ऑफ संविधान, जिसको किसी संविधान से मतलब नहीं है। तो सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल्स को नीचे की तरफ स्कैटर्ड कंडीशन में दिखाया गया। हमने ये भी देखा क्या चीज कि यूरोप एंड अमेरिका के जो लोग हैं, दे वर पासिंग बाय द स्टैचू एंड ऑफरिंग देयर होमेज, मतलब इस अमेरिका, यूरोप, स्विट्जरलैंड सारे लोग लाइन में आ रहे हैं और इस स्टैचू के सामने श्रद्धांजलि को समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, उनके हाथ में क्या था, आपने पढ़ा है, बुक पे ध्यान दीजिएगा। तो दे कैरीड देयर ऑन नेशनल फ्लैग व्हिच वाज देयर टू रिप्रेजेंट देयर यूनिफिकेशन। वहीं पे जर्मनी एक देश था यूरोप का, जर्मनी के हाथ में, मतलब जर्मनी के जो पीपल्स थे उनके हाथ में 3 अलग-अलग कलर के फ्लैग है, बोलो तो कौन-कौन, रेड, गोल्ड एंड ब्लैक, जो क्या इंडिकेट कर रहा था कि जर्मनी वाज नॉट यूनिफाइड टिल 1848, 1848 तक जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। और एक और पॉइंट कि इस पेंटिंग के मदद से, थ्रू दिस पेंटिंग, फ्रेडरिक सोरियो ट्राई टू रिप्रेजेंट अ यूटोपियन विजन। अब बाबू मेरे यूटोपियन विजन का मतलब क्या, तो यूटोपियन विजन का मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, व्हिच वाज नॉट पॉसिबल ऑन ग्राउंड। हो जाएगा ये पेंटिंग भी किया, ये याद रखना। सेकंड टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, देखो स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द फ्रेंच पीपल। अब ध्यान दो, 9th में चलते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसमें आपने देखा था क्या चीज कि फ्रांसीसी क्रांति में राजा के अगेंस्ट में 3rd स्टेट के लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, मिडिल क्लास, और उन लोगों ने क्या किया कि आखिर किस तरीके से पूरे देश को यूनाइट किया अगेंस्ट द किंग। तो क्या क्या स्टेप्स लिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि वो रिवॉल्यूशनरी जो थे उन लोगों ने अपने नेशन में एक टर्म से यूज किया था, क्या है, ला पार्टी, मतलब दे कॉल देयर नेशन एज ला पार्टी। ला पार्टी का मतलब आप सभी को पता है, फादरलैंड। अपने आप को किससे रिप्रेजेंट किया, लेस सिचुएशन, मतलब सिटीजंस ऑफ द कंट्री, आपने ये पढ़ा होगा। अगला हमको ये भी पता है कि यूरोप के अंदर अलग-अलग लैंग्वेजेस थे, जिसको ब्रेक करके हमने क्या कर दिया, एक अपना लोकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, जिसे हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच को एक्सेप्ट कर लिया एज ए कॉमन लैंग्वेज। दूसरा हमने देखा कि जो रॉयल फ्लैग्स थे वो सारे फ्लैग को रिप्लेस करके हम लोगों ने ट्राई कलर को तैयार कर लिया,
इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लाया हमने, नए नए ओथ्स दिए गए, नए नए हम्स को कंपोज किया गया, हमने पावर को सेंट्रलाइज किया, नेशनल असेंबली का गठन किया। तो ये सारे स्टेप्स, ऑल स्टेप्स वी हैव टेकन फॉर व्हाट? टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द फ्रेंच पीपल। बोलो यस कि नो? यस। आगे बढ़ो बाबू मेरे। इसके बाद अगला स्टेप पे चलोगे तो देखो अगला टॉपिक है ग्रोथ मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास है ग्रोथ। आपको पता है जैसे अभी करंट में देख लो हमारे देश के अंदर तीन तरह के क्लासेस है, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हायर क्लास में मुकेश अंबानी वाले लोग हैं, मिडिल क्लास में हम लोग जैसे लोग हैं, लोअर क्लास में तो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं। तो वैसे ही यूरोप में केवल दो तरह के क्लासेस थे पहले। 16-17 सेंचुरी में मतलब उस दौर में यूरोप में केवल दो क्लासेस थे। पहला था एरिस्टोक्रेट और दूसरे थे पीजेंट। एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट देखो एग्जाम में तुम्हारे ये 3 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन उठता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोक्रेट। तो एरिस्टोक्रेट कौन थे? तो बाबू मेरे नोट्स में आप देखिएगा जिसके पास नोट्स है मेरा कि एरिस्टोक्रेट्स वेयर रिच पीपल, they were less in number but more powerful, they were dominating class people of Europe, they spoke French language to show their diplomacy and they were united by marriage tie। हमने ये देखा था जैसे हमारे देश के अंदर मुकेश अंबानी वाले कैटेगरी की बात कर लो तो कौन है मुकेश अंबानी? अरबपति जो बिलियनियर हमारे देश के अंदर, वो नंबर में कम है लेकिन उनमें दम है। बोलो यस कि नो? वो ताकतवर है, कॉर्पोरेट जो है पूरे देश को वही चला रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो सेम उस समय एरिस्टोक्रेट का भी वही कंडीशन था। दूसरा ग्रुप कौन था? पीजेंट्स, माने मजदूर वाले ग्रुप थे जो मजदूरी करते थे, इनके अंडर में काम करते थे। अब कहने का मतलब आपको पता है कि अर्ली 18th सेंचुरी में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कहां पे? इंग्लैंड में। सबको पता है कि फर्स्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। कब? इन अर्ली 18th सेंचुरी। उसके बाद पूरे यूरोप में स्प्रेड करता है। तो कहने का मतलब अच्छा एक बात बताओ कि अगर इंडस्ट्री का विकास होगा तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर की जरूरत होगी, तो वर्कर कहां से आएंगे? पीजेंट ग्रुप या फिर रिच ग्रुप? क्लियर है कि पीजेंट मजदूर वाले लोग आएंगे। तो मजदूर वाले लोग जब यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने लगे, पैसा होने लगा उनके पास, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ टीचर, कुछ एडवोकेट बन गए, कुछ बिजनेसमैन, कुछ ट्रेडर बन गए और यही लोग आगे चल के मिडिल क्लास के नाम से इनको जाना जाने लगा, इन्हें मिडिल क्लास कहा जाने लगा। और आगे चल के आपको एक और बात बता दें कि इसी मिडिल क्लास को लिबरल नेशनलिस्ट भी कहा गया। क्या कहा गया? लिबरल नेशनलिस्ट। और जिन लोगों ने कंजर्वेटिवों के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में फाइट किया, मतलब दे फॉट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। अब एक क्वेश्चन दो वर्ड आ गया, इसमें ध्यान देना कि लिबरल और कंजर्वेटिव ये दोनों क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा। तो लिबरल कंजर्वेटिव के बीच में क्या डिफरेंस? तो बाबू मेरे लिबरल्स वेयर दोज who were in the support of changes, मतलब they were ready to accept any type of changes in the passage of time, मतलब समय के साथ वो किसी तरह के बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ देखो एग्जांपल देखो, हमारे यहाँ पहले के टाइम में सती प्रथा था ना जी, डॉरी सिस्टम था ना जी, चाइल्ड मैरिज था ना जी, लेकिन समय के बाद हमने बदलाव किया कि नहीं, ये सब चीजों को हटा, ये सब गलत है। तो जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर सबको हमने फाइट किया और समाज को वेल तरीके से डेवलप कराया। तो वैसे लोगों को लिबरल कहा गया। और कंजर्वेटिव कौन थे? तो कंजर्वेटिव वे आर दोज हु वे आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंजेस, दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओल्ड कल्चर, देयर ट्रेडिशन एंड देयर सिविलाइजेशन। जो चाहते थे कि हम जैसे वैसे ही रहेंगे, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। लिबरल्स wanted changes with time and conservative didn't want any type of changes। करेक्ट। इसमें 3 नंबर का और क्वेश्चन है बाबू में ध्यान देना कि डिमांड ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट क्या था? आखिर लिबरल वालों ने कंजर्वेटिव के बीच में फाइट किया तो कुछ ना कुछ डिमांड उनका होगा, बोलो यस कि नो? तो ये 3 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन बगल में लिख लेना कि डिमांड ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। तो 3 डिमांड, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, 3 तरह का डिमांड। तो सोशल का मतलब समाजवाद चाहिए, पॉलिटिकल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और इकोनॉमिकल का मतलब हमारे ट्रेड यूनियन को आजाद करो, हमको मार्केट प्लेस में भी आजादी चाहिए। ये सब पॉइंट है। अगला टॉपिक है बाबू मेरे सिविल कोड 1804 या फिर नेपोलियन कोड। ध्यान देना। अच्छा आपको याद है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा, माने पावर में तो 1799 के बाद आने लगता है, लेकिन 1804 में नेपोलियन राजा बन जाता है फ्रांस का। ध्यान
क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है कि व्हेन नेपोलियन केम इन पावर he destroyed all democratic system but after that the French people stood with him strongly. Why? कि नेपोलियन जब सत्ता में आता है तो पूरे का पूरे डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देता है, बर्बाद करता है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया। क्यों किया भाई? क्या रीजन था? तो रीजन था सिविल कोड। क्या रीजन था? सिविल कोड, जो कि नेपोलियन ने सिविल कोड 1804 में लाया था, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और उस सिविल कोड को लाके नेपोलियन ब्रॉट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन फ्रांस। अब क्या क्या चेंजेस किया था नेपोलियन कोड का? फीचर्स क्या है? क्वेश्चन तीन तरह का पूछेगा कि डिस्क्राइब नेपोलियन कोड, डिस्क्राइब सिविल कोड 1804, या फिर डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स टेकन बाय नेपोलियन इन फ्रांस टू विन द ट्रस्ट ऑफ द फ्रेंच पीपल। तो क्वेश्चन कुछ भी होगा, आंसर सबका एक ही होगा। क्या होगा? ध्यान देना। क्या क्या नेपोलियन ने सिविल कोड लाके सबसे पहले जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे लोग के उसको प्रोटेक्ट किया, बोला कि आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जन्म के आधार पर जो प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इसको हटा दिया गया कि भाई जन्म के आधार पे किसी को राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। अगर किसी का जन्म फर्स्ट स्टेट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट स्टेट के ही रह जाएंगे। अगर नेपोलियन का एक ही स्टेटमेंट था, इफ यू हैव एबिलिटी कम फॉरवर्ड, अदरवाइज गो टू योर होम, डायरेक्टली स्टेटमेंट था। दूसरा काम किया, तीसरा क्या किया? एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको इंप्रूव कर दिया। अगला क्या किया? इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट भी लेके आया। और क्या किया? फ्यूडल सिस्टम, मतलब बंधुआ मजदूरी। मतलब क्या कि अगर मैंने किसी से कर्ज लिया है तो मेरा आने वाला जनरेशन का जनरेशन, फिर उसका जनरेशन विदाउट पेमेंट जमींदार के यहाँ काम करेगा, इस सिस्टम को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा व्यवस्था उसने की जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगर नेपोलियन में एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि 1804 में, इन 1804 द फ्रेंच पीपल स्टूड विथ नेपोलियन, मतलब सपोर्टेड नेपोलियन स्ट्रांगली, बट 1814 द फ्रेंच स्टूड अगेंस्ट नेपोलियन। व्हाई? मतलब 1804 में जिन लोगों ने नेपोलियन का सपोर्ट किया, 1814 आते आते आखिर क्या हो गया भाई कि नेपोलियन का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा क्या चीज कि भैया नेपोलियन, एज वी नो दैट ही वाज एन एम्बिशियस किंग। नोट्स पढ़िएगा, एकदम नोट्स में ये दिया हुआ है, he was an ambitious king. He didn't want to rule under a limited boundary. He wanted to break all the limitation and wanted to expand his empire all over Europe. और इसके लिए उसने क्या किया? He forced people to join army. He raised heavy taxes to meet the needs of war. और क्या किया बच्चे? और क्या किया उसने? He imposed censorship on media too. तो ये वो सारे मिस्टेक थे जो कि नेपोलियन ने किया, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का विरोध किया। और देखो ध्यान देना, अब जब नेपोलियन का लोगों ने विरोध कर दिया तो आपको पता है नेपोलियन के हाथ कहाँ पे? बोलो तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, कहाँ पे नेपोलियन के हाथ? तो वाटरलू। आपको पता है कि यूरोप की 4 महाशक्तियां, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और रशिया, इन चारों ने मिलकर एक साथ नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया वाटरलू में। कब? 1815 में। और वहां पे जाकर नेपोलियन की हार हो जाती है। अब एक ध्यान देना, अब जब नेपोलियन की हार हो तो आगे क्या? तो अब आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर, नाम याद है सबको? नाम बताइएगा। ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था? ड्यूक मेटरनिक। उसने क्या किया? तो एक कांग्रेस की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, कहां पे? वियना में। कब? 1815 में, जिसमें चारों देशों को इनवाइट किया, भैया आ जाओ और बताओ कि फ्रांस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो चारों देशों ने सबसे पहले कौन? ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया, इन चारों देशों ने फ्रांस को ब्रेक कर दिया। किसको कौन सा प्लेस मिला है? नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद वहां पे क्या कर दिया गया कि फ्रांस का एक नया राजा, मतलब पपेट, एक तरह का कठपुतली के रूप में लुइस 18 को एस्टोर कर दिया गया, लुइस 18 को राजा बना दिया गया। अब लुइस 18 देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो भैया ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू रिस्टोर बourbon डायनेस्टी वंस अगेन इन फ्रांस। याद रखिएगा। अब ड्यूक में ये लुइस 18 जैसे राजा बनता है, बाबू मेरे क्या किया उसने? जैसे लुइस 18 राजा बना, उसने क्या किया? तो कुछ कंजर्वेटिव ऑर्डर को सेटअप किया। फिर यहाँ पे देखो 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव रूल्स ऑफ 1815 बाय लुइस 18। ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या किया उसने? तो सबसे पहले उसने क्या किया? तो जितने भी कॉमन पीपल के पास फंडामेंटल राइट थे उसको उसने स्नैच कर लिया। उसके बाद ही डिसबैंडेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज,
उसके बाद ही imposed censorship on media too, फिर क्या क्या बच्चे, he raised heavy taxes and he brought autocratic system once again in France। बोलो यस की नो। अगला, और जब इसने फिर से एक बार कंजर्वेटिव रूल एस्टेब्लिश कर दिया तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इसके बेस में। तो सबसे बड़े क्रांतिकारी का नाम आप लोगों को पता है, इटली का था, नाम क्या था, जिसेपी मैजिनी। बहुत लोग इसको गुजुपी मैजिनी बोलते हैं, अलग अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो मैजिनी के बारे में आपको पता है कि मैजिनी का जन्म कब हुआ था, आपको मेरे याद रखना, ये सब एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन है। 22 जून 1807, 22 जून 1807। देखो अब की ये जो 2025 का एनसीईआरटी का बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें 1805 करके दिया हुआ है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। पुराने जितने भी बुक्स हैं उसमें 1807 है और नए वाले बुक में 1805 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1807 से हम लोग काम चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1807 में उनका जन्म हुआ था, कहां पे, जिनोवा। अच्छा, एक नंबर का एक और क्वेश्चन पूछता है, ये बताओ कि सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटी जिसको मैजिनी ने ज्वाइन किया था, नाम क्या है, कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी। एंड एट विच प्लेस मैजिनी अटेम्प्टेड हिज फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर विच ही वाज सेंट टू एक्साइल इन द एज ऑफ 24। वो जगह का नाम क्या था, लिगुरिया, दिमाग में रखना। और जब देश से निकाल दिया गया तो बच्चा जहां पर हो गया, मर्सिडीज में यंग इटली, अब बर्ड में यंग यूरोप बना दिया और अपने सोच के लोगों को उसने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। लड़ाई कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में थी उसकी, टारगेट कि भैया फिर से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ जाए। आगे आपने ये टॉपिक देखा है कि ड्यूक मेटरनिक, नाम सुना है ना, कि ड्यूक मेटरनिक ने इसको डेंजरस करार दिया था। ये याद रखना, 3 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है कि ड्यूक मेटरनिक कॉल्ड मैजिनी एज ए डेंजरस फॉर कंजर्वेटिव ऑर्डर इन फ्रांस। बाबू में जाएगा। अब देखो जब मैजिनी का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो बाद में जब जुलाई 1830 में खतरनाक एक्शन होता है। क्या होता है, तो 1815 में आपने देखा कि लुइस एटी राजा बनता है, लेकिन 15 साल के बाद इन लोगों के रिवॉल्यूशन की वजह से उसको हटा दिया जाता है सत्ता से और लुइस फिलिप को नया राजा बना दिया जाता है। तो जुलाई 1830 में क्या होता है, कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, तो इस रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिव साम्राज्य को हटाया गया और एक बार लिबरल एम्पायर को फिर से एस्टैब्लिश किया गया और नया राजा कौन बना, लुइस फिलिप। लुइस फिलिप, दिमाग में रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे रिमार्क है ड्यूक मेटरनिक का, जो वीवीआई रिमार्क है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन द रेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या बच्चे, इसका मतलब इस रिमार्क से, बाय दिस रिमार्क ड्यूक मेटरनिक वांटेड टू एक्सप्लेन दैट फ्रांस वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ यूरोप ड्यूरिंग दैट टाइम। France was a dominating country. France was a leading country, while other European countries were its followers. And an incident which took place in France, its effect could be seen in this part of Europe. बोलो yes कि no? तो ये दो रिमार्क, ड्यूक मेटरनिक का दो रिमार्क है, दोनों वीवीआई है। दोनों में से एक आपके एग्जाम में माने 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 50 to 60% आने की संभावना है। पहला रिमार्क कि ड्यूक मेटरनिक कॉल्ड मैजिनी एज ए डेंजरस फॉर कंजर्वेटिव ऑर्डर, व्हाई, और दूसरा रिमार्क कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन द रेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब मेरे को लगता है कि जितना मैंने टॉपिक आज बताया है, हेडिंग किया है, सैंपल पेपर में आपने देखा होगा। सैंपल पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई लेवल पे आपको मिलेंगे। इसके बाद अगले दिन अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।